नमस्कार, MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में शुष्क मरुस्थल पहले वाली क्लास में, जो पूर्व की क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। उसका सेकंड जो भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अपने बात कर रहे हैं मरुस्थल की, तो पहले बात कर लें कि मरुस्थल कहते किसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेत से जो भरे हुए या रेत भरे रेतीले जो मैदान दिखाई देते हैं, बड़े बड़े टिब्बे दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तापमान होता है, बारिश बहुत कम होती है, वही मरुस्थल कहलाता है। ऐसा नहीं है। मरुस्थल यानी कि ऐसा जहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति है बहुत कम दिखाई देती है। मरुस्थल में रेत के टीले भी हो सकते हैं, बहुत बड़े चट्टानें भी हो सकती हैं, पथरीला भाग भी दिखाई दे सकता है, क्षेत्र हो सकता है, या बहुत बड़े बर्फीले भाग भी हो सकते हैं। तो उसे मरुस्थल कहा जाता है। वहाँ पे जन शून्य यानी कि जन विहीन क्षेत्र होता है, वातावरण की दुर्गम परिस्थितियां होती हैं और बहुत कम वनस्पति, जो दुर्लभ वनस्पति कह सकते हैं, वो दिखाई देती है। तो अपने आज बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो जैसा सामने मैप में दिखाई दे रहा है, तो पश्चिमी मरुस्थल में अर्ध मरुस्थल का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट की अपने पहले बात कर चुके थे। ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको अपने पहले पढ़ चुके थे, पहले वाले पूर्व की क्लास में। आज अपने बात कर रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें शुष्क व कुछ नमी क्षेत्र के अंदर दिखाई देती है। इसके मुख्य चार भाग हैं। अर्ध शुष्क मैदान के मुख्यतः चार भाग हैं। जो पहले ऊपर उत्तर में दिखाई दे रहा है ये घग्गर का मैदान, उसके बाद में देखिए आप ये शेखावती नागौर का उत्तरी क्षेत्र और सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो दक्षिणी भाग है, हनुमानगढ़ से नीचे वाला जो भाग है वो शेखावती प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद में ये नागौर का उच्च प्रदेश है और दक्षिण में देख सकते हैं ये लूनी बेसिन है, जो पश्चिमी राजस्थान की एक मौसमी नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसमें नदी का पानी निकलता है, उसे बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिस क्षेत्र के अंदर उसका भाव क्षेत्र होता है। तो ये पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है, लेकिन ये जो नदी है ये मौसमी नदी है, यानी कि जब बारिश वगैरह अधिक होती है तो इस नदी की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा अर्ध शुष्क मरुस्थल में इसके चार भाग हैं मुख्यतः। तो अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए, किस प्रकार से ये विभाजित है, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है वो पश्चिमी क्षेत्र है। इसके किसके अर्ध शुष्क मरुस्थल का शुष्क जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पार्ट है, और इधर अरावली की पर्वत श्रृंखला है, ये मानचित्र में जो दिखाई दे रही है। तो ये जो पश्चिमी भाग शुष्क क्षेत्र को अर्ध शुष्क क्षेत्र से अलग करती है, वो 25 सेंटीमीटर की समान वर्षा रेखा है जो इसे शुष्क क्षेत्र से अलग करती है। इधर देख लेंगे अपने भौतिक प्रदेश है अरावली का, तो ये जो क्षेत्र है जल विभाजक का काम करता है, और समान वर्षा जो 50 सेंटीमीटर की अरावली पर्वतीय क्षेत्र से लगी हुई है, जो इसको अरावली से अलग करती है। ये प्रदेश लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अपने अर्ध शुष्क मैदान की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा ये क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और मुख्य इसके चार भाग हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो एक घग्गर का मैदान,
शेखावती प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन। कई जो पाठ्य क्रम में बुक्स लगती हैं उसमें 3 भाग भी बताए गए हैं, तो मुख्यतः इसके 4 भाग हैं। एक नागौरी उच्च प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपने बात करें विस्तार की, यानी कि ये जो विस्तार है किसका, अर्ध मरुस्थल का, वो कहां देखने को मिलता है। तो अब पूर्वी चूरू की बात कर ले, अपने झुंझुनू का पश्चिमी भाग करें या शेखावती प्रदेश पूरा आ जाता है, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क मैदान। किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क मैदान। इसे कई जगह बांगर प्रदेश आपको पढ़ने को मिलेगा, बांगर प्रदेश। तो ये 2 वर्ड है, खादर और बांगर प्रदेश। तो गादर ऐसा प्रदेश होता है जिसमें प्रतिवर्ष जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो नदियों का जो पानी होता है वो प्रतिवर्ष पहुंच जाता है और वहां पे कांपीय मैदान का निर्माण करता है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है, उसे खादर कहते हैं। अब बात करें, इसे बांगर भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा प्रवाह क्षेत्र जिसमें कभी पहले बाढ़ आई हुई थी, उसके बाद में उसमें कभी पानी या जल या कह सकते हैं नदियों का भाव क्षेत्र है, पहुंच नहीं पाता, तो ऐसे क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, इसे बांगर भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए अपने पढ़ते हैं घग्गर मैदान। जैसा सभी जानते हैं घग्गर मैदान के बारे में, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र का ये उत्तरी भाग है और मुख्यतः आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो घग्गर मैदान की अगर बात करें तो ये जो नदी है वो प्रवेश करती है, लगभग इस तरह से यहां से निकलती है, तो ये मुख्य राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी है और राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, आंतरिक नदी से कह सकते हैं या अंतः प्रवाह नदी कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर ये एक ऐसी मात्र नदी है, एक मात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से जल को लेके आती है। ये भी कई बार क्वेश्चन जीके में पूछ लिया जाता है। तो अगर इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये हिमाचल के कालका मंदिर है और श्रेणी, जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, भारतीय जो भूगोल है उसमें लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम, ऐसे एक हिमाचल में शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है और वहां से जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसका जो भाव है यानी कि जल है वो पंजाब और हरियाणा से, हरियाणा के O2 हेड जो अभी आधुनिक उसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है, पानी बहुत कम यहाँ पे पहुंच पाता है, तो यहां से निकलती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी के पास राजस्थान में ये प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से ये भटनेर जो हनुमानगढ़ का किला है उससे पास में निकलती हुई पीलीबंगा और के आसपास बहती हुई सूरतगढ़, सूरतगढ़ से ये अनूपगढ़, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो ये अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा पानी का जल स्तर बढ़ने के बाद में ये अनूपगढ़ से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो यानी कि शिवालिक की पहाड़ियां, यानी हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी राजस्थान में है वो है घग्गर की नदी। तो घग्गर जो बेल्ट है वो मुख्यतः धान, राजस्थान का जो श्री गंगानगर में से धान का कटोरा बोला जाता है, यानी कि मुख्यतः इस भाग क्षेत्र में धान की जो फसल है बहुत अधिक अच्छी होती है, चना भी बहुत इस मिट्टी में अच्छा होता है, इसके साथ में कनक भी बहुत अच्छी निकलती है यहाँ से। तो उपजाऊ मैदान है यहाँ पे, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इस जो नदी की लंबाई की अगर बात करें, कौन सी, जो घग्गर नदी है, इसकी अपने बात करें लंबाई की
तो ये लगभग 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है घग्गर नदी की। इसे इस क्षेत्र लोकल लैंग्वेज के अंदर इसे नाली भी कहा जाता है, और इस क्षेत्र के अंदर जो नदी बहती है उसको पाट भी कहते हैं। तो पहले की बात करें या पूर्व की बात करें तो यहाँ पे वैदिक, सरस्वती, चोतांग इस प्रकार की नदियां इस क्षेत्र में बहा करती थी, और वर्तमान में ये घग्गर जो नदी है वो अत्यधिक बारिश होने पर हिमाचल या हिमालय की जो पहाड़ियां हैं आसपास की, तब इसके अंदर एक बाढ़ आती है और ये फोर्ट आवास तक पानी पहुंच जाता है। नहीं तो लगभग ये सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के आसपास ही विलीन हो जाता है। इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके बात करें अपने शेखावटी प्रदेश, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, थोड़े रेतीले टीले के साथ में हल्की सी वनस्पति और हिरन दिखाई दे रहे हैं। उसी बात शेखावटी प्रदेश की बात करते हैं तो ये चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसे शेखावटी प्रदेश कहा गया है। माना जाता है कि इस क्षेत्र को राव शेखा के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इस क्षेत्र को शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक मुख्य आंतरिक प्रवाह की नदी है वो कांतली है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अपने राजस्थान में बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। ये कांतली नदी चूरू की सीमा से पहले ही मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, और इस बरसाती नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर जैसे चूरू के आसपास या चूरू के जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहां पे चूने की परत अधिक है, यानी कि चूना बहुत अधिक देखने को मिलता है। जब अपने किसी खनिज को जमीन से खोद कर निकालते हैं तो चूना के जो अवशेष हैं काफी देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है, यानी कि सीजन गर्मी का या सर्दी का जो सीजन होता है, तो चूरू में आप देखेंगे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन भी जीके में आता है सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू, और सबसे अधिक ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है। यहाँ पे कुछ झीलें हैं, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन, नमकीन, इस प्रकार की जो झीलें हैं। कई भूगोलवेत्ता लेखक मानते हैं कि ये जो झीलें हैं वो तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो यहाँ पे ताल छापर जो ये दृश्य आप विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं जिसमें हिरन दौड़ते, ये एक ताल छापर अभयारण्य है, तो उसी का एक ये दृश्य है। तो यहाँ एक ताल छापर अभयारण्य भी देखने को मिलता है चूरू के अंदर। तो मुख्यतः ये प्रजाति है वो यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद करते हैं बात अपने इसी के लूनी प्रदेश की बात करते हैं। ये जो क्षेत्र है जो मानचित्र में आपको राजस्थान के मानचित्र में दिखाई दे रहा है, लूनी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके अंदर लूनी की कुछ मुख्य सहायक नदियां भी बहती हैं लूनी प्रदेश के अंदर। तो लूनी प्रदेश है मुख्यतः पाली, जालोर, सिरोही जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, और जाके जोधपुर के दक्षिणी भाग नागौर से ये नदी मुख्यतः अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है? अजमेर से। लूनी जो नदी है राजस्थान की, जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी एक मुख्य नदी है, और ये कौन सी नदी है? मुख्य मौसमी नदी भी इसको कह सकते हैं। जब भी बारिश अधिक होती है तो इस नदी का जो पानी है या जल कह सकते हैं, इन विभिन्न नदियों के द्वारा जो सहायक नदियां हैं इसमें लाके उड़ेलती हैं, और ये नदी अरावली के नाग पहाड़ से निकलती हुई मुख्यतः अजमेर से नागौर, नागौर से ये जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, ये बहती हुई कच्छ की जो रन है, खाड़ी कह सकते हैं हमें, कच्छ के रन में जाके ये नदी विलीन होती है। तो राजस्थान के जो ये मुख्य नदी है जो कच्छ के पश्चिमी राजस्थान के जो कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो ये भी एक आंतरिक प्रवाह की नदी
मानी जाती है। तो इससे माना जाता है, इसमें माना जाता है, इसे मीठी और खारी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जल जब अजमेर की पहाड़ियों से निकलता है तब वहां पे नमकीन जो कण है वो नहीं होते। जैसे ही ये बालतोरा पहुंचती है तो इसमें कुछ लवणीय, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर राजस्थान के मरुस्थल में नमकीन कण मिले रहते हैं, वो इसमें मिल जाते हैं, इसलिए इसे मीठी खारी नदी भी बोला जाता है। तो बालतोरा तक ये पहाड़ी तंत्र के कारण इसका मीठा जल रहता है। बाद में जब ये कच्छ के रण में विलीन होती है, बाड़मेर से होती हुई जाती है, तो इसमें नमक की कुछ चट्टानें, जैसा कुछ लवणीय चट्टानें और मरुस्थल के कारण यानी कि रेत के जो कण होते हैं, माना जाता है कि टेथिस सागर का अवशेष इस क्षेत्र को, तो जो सागर होते हैं उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। तो इस क्षेत्र में सोडियम जो क्लोराइड है वो अधिक देखने को मिलता है, मैग्नीशियम का अभाव पाया जाता है। तो कुछ लेखक है इसे अपवाद भी मानते हैं कि ये ऐसा टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, पर ये टेथिस सागर का, और कुछ विद्वान इसे टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं। इसमें नमक के कण इस क्षेत्र में अधिक होने के कारण ये बालतोरा से लेके कच्छ के रण तक जब पानी गिरता है तो ये खारा हो जाता है, इसे खारी नदी भी कहते हैं। आप बात करें अपने लूनी रिवर की, तो नाग पहाड़ से जब निकलती है तो इस प्रकार के आप भाग क्षेत्र को देखें, ये इसका भाग क्षेत्र है नाग पहाड़ से, तो आप देखेंगे इसके बाएं तरफ ये जो भाग है अपने दाएं तरफ, इस तरफ से आप चलेंगे तो ये दायां है और ये बायां भाग है। तो ऊपर से एक ऐसी नदी है, बहुत बार जीके में क्वेश्चन आया है कि जोजरी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है जोजरी जो दाईं तरफ से मिलती है। ये दाईं तरफ से एकमात्र जो नदी है वो जोजरी है, जो दाईं तरफ से निकलती है। बाकी आप देखेंगे लूनी रिवर के अंदर गुहिया है, बांडी है, सुकरी है, जवाई है, सागी है, ये सभी नदियां बाएं तरफ से इससे आके मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये क्रम भी कई बार उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसको अपने ध्यान में रखना है। पहले घुइया ऊपर से अपने देखेंगे सिर्फ दाईं तरफ एक जोजरी है, बाईं तरफ में अपने घुइया, बांडी, शुकरी, जबाई, खारी और सागी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जो इसके बाएं तरफ से मिलती हैं और इसके भाग क्षेत्र को कच्छ के रण तक ले जाते हैं, यानी कि इसका जो जल है वो कच्छ के रण में जाके गिरता है। नेक्स्ट अपने देखेंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि यानी कि नागौर का ऐसा उठा हुआ ऊंचा क्षेत्र जिसे नागौर की उच्च भूमि कहते हैं। तो देखेंगे आप इसके ऊपर शेखावटी का प्रदेश है और नीचे इसके अभी अपने लूनी बेसिन की बात की थी तो वो प्रदेश दिखाई देता है। तो ये यहां पे इसे कुब्बर पट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस रेत में या मिट्टी के कणों में क्लोराइड की अधिकता दिखाई देती है और ये एक बंजर और रेतीला प्रदेश भी है मुख्यतः। तो सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं सांबर, डीडबाना, कुंचामन, नावा, परिहार, यानी कि ये कुछ झीलें हैं। सांबर की अपने बात करें सांबर, परिहार, कुचामन, डीडबाना, तो ये झीलें हैं। तो यहाँ पे जो नमकीन है इसमें क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है
तो यहाँ कुबेर पट्टी मतलब कुब्बड़ पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, तो इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। एक सिंथेसिस नाम का रोग भी इस पानी को अधिक पीने से हो जाता है। तो ये जो आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पे नागौर में एक गांव है मकराना, जो सर्वाधिक इस प्रकार के फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो नेक्स्ट इस चित्र में आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बरखान जो टीला है वो दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः मैंने पहले भी बताया था, जो टीले दिखाई देते हैं वो अनुवर्ती, रेखीय स्तूप, इस प्रकार के जो टीले दिखाई देते हैं। तो ये बरखान प्रकार का एक टीला इसमें दिखाई देता है। तो इसकी अगर आप बात कर लें अपने, तो आप देख पाएंगे इस चित्र के अंदर तो इस प्रकार से अपने चित्र देख रहे हैं, अर्धचंद्राकार रूप में राजस्थान में बहुतायत देखने को मिलते हैं इस प्रकार का। तो आप देख पाएंगे इसके जो सामने जिस तरफ से वायु आती है वो भाग है वो तेज ढाल होती है, लगभग कोण भी यहाँ बताया रखा है 34 डिग्री का लगभग कोण बनता है। तो ये बहुत तेज होता है। दूसरी तरफ का जो भाग होता है वो थोड़ा ढलमा दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो टीले राजस्थान में यतर ततर देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक इस प्रकार के जो टीले हैं वो शेखावटी प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक इस प्रकार के जो टीले हैं वो शेखावटी में देखने को मिलेंगे। इस टीले का जो निर्माण की अगर बात करें, तो जो वायु, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनुप्रस्थ प्रकार के टीले बनते हैं और ये बरखान प्रकार के टीले बनते हैं। तो इस प्रकार के टीलों के अंदर एक तरफ यानी कि किसी तरफ से अलग अलग दिशाओं से हवा आती है, तो इस प्रकार से वायु आती है। तो शेखावटी टीलों प्रदेश के अंदर ये बहुतायत देखने को मिलते हैं और ये बरखान प्रकार के टीले का निर्माण हो जाता है। तो इसमें देखेंगे आप इस तरह से दोनों तरफ सींग से बने हुए, यानी कि दो तरफ सींग दिखाई देते हैं और अर्धचंद्राकार निर्माण होता है। तो आपने शुष्क मरुस्थल के अंदर पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें दो पार्ट पढ़े, एक अपने शुष्क मरुस्थल, एक अपने अर्धशुष्क मरुस्थल। राजस्थान के भौतिक विभाग 4 हैं, जैसे कि पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था। एक पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्व का मैदान और चौथा हड़ौती का पठार। तो अपने पश्चिमी मरुस्थल के दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो अरावली प्रदेश पे होगी। तो मेरे साथ आप बने रहें और MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।